हेलो फ्रेंड्स, सिव एजुकेशन एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हमारा अगला चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कहते हैं। अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आज हमें अध्ययन करना है। अभी तक हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर देखे, जिसमें मुख्य रूप से ग्लोब को देखा, जिसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हमने पढ़ा। उसके बाद मैंने वायुमंडल चैप्टर को पढ़ा। आज हम देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, किस प्रकार पृथ्वी के अंदर कौन कौन से तत्वों की मात्रा अधिक है और इनको किस क्रम में बांटा गया है। जिस प्रकार वायुमंडल की परतों को बांटा गया था, उसी प्रकार पृथ्वी के अंदर भी कुछ भागों में इसको बांटा गया है। तो उन सब से क्वेश्चन बना करते हैं, उनको आज हम अच्छे तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में किसने बताया, तो आप आंसर देंगे स्वेस। एक स्वेस नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका वर्गीकरण किया है। आपको ये भी बता दें कि अंदर के बारे की अगर जानकारी की बात की जाए तो कुछ अंदर तक ही इंसान ने जाकर जानकारी कर पाई है, बिल्कुल अंदर तक किसी को जानकारी नहीं हो पाई है। उसका अनुमान लगाया गया है, उसके अनुसार इनके वैल्यू बताए गए हैं। जैसे दो चीज़ हैं, जैसे हमारी माइंस होती हैं, जो खाने होती हैं, उनकी जो गहराई होती है वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर होती है। वहाँ तक वैज्ञानिक लोग पहुंचकर पता लगा पाए। और जो आपके तेल के कुएं हैं, वो भी आपके नीचे लगभग 12 किलोमीटर तक गहराई में हुआ करते हैं, 10 या 12 किलोमीटर की गहराई तक हुआ करते हैं। तो इतना तक तो आपके वैज्ञानिक लोग ने जाकर इसको कंडीशन अच्छे से देखी कि पृथ्वी के नीचे क्या कंडीशन हो सकती है, और उसी के आधार पर अनुमान लगाकर आगे की कुछ चीज़ें बताई हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आखिरकार जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में किस आधार पर वैज्ञानिकों ने बताया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके जो आधार हैं वो कुछ हैं, जिसमें मुख्य रूप से जैसे टेम्परेचर के देखकर बताया, ताप को देखकर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, और दाब को देखकर बताया। ताप, दाब और घनत्व, ताप, दाब और घनत्व, ये कुछ कृत्रिम चीज़ें हैं जो वैज्ञानिकों ने इनके बारे में बताया। आगे कुछ प्राकृतिक चीज़ें भी हैं, जैसे ज्वालामुखी और भूकंप एवं भूकंप, ज्वालामुखी एवं भूकंप। तो ये जो आपको 5 चीज़ें हमने बताई, ताप, दाब, घनत्व, ज्वालामुखी और भूकंप, इन क्रियाओं को देखकर, इनके बारे में पृथ्वी में देखकर उन्होंने कुछ अनुमान लगाए और एक वर्गीकरण किया, जिस वर्गीकरण को हम यहाँ देखेंगे। जैसे सबसे पहले जो ये मैंने बनाया है वो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ही एक टुकड़ा है। जैसे समझ सकते हैं हम, ये आपका पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जैसे ये सेंटर है, सेंटर से अगर एक ये जो लाइन खींची जाए तो इसको रेडियस बोलते हैं। और यही लाइनें आप कई लाइनें खींच दें अगर, तो ये सब आपकी पृथ्वी की रेडियस हैं। और उन्हीं में से एक टुकड़ा हमने यहाँ पर उठा लिया है, उन्हीं में से एक टुकड़ा हमने यहाँ पर उठा लिया है, जो आपको ये दिख रहा है। अब हम इस चीज़ से समझते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये है वो पृथ्वी का पृष्ठीय वाला क्षेत्रफल है, यानी स्थल वाला भाग है। इस भाग पर ही आपके सागर, महासागर, महाद्वीप, जितना भी पर्वत पहाड़ है वो सब इसी पार्ट के ऊपर है। अब हम देखते हैं अंदर की तरफ मुख्य रूप से इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम उन 3 भागों को देखेंगे। अगर बात करें, ये वाला जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यहाँ से अगर 0 किलोमीटर से स्टार्ट होता है, और आपका जो पृथ्वी का केंद्र है वो आपका 6371 किलोमीटर पर है, 6371 किलोमीटर पर है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो आप आंसर देंगे 6371 किलोमीटर। अगर पृथ्वी का व्यास पूछा जाए तो आप इसमें 2 का गुणा कर देंगे और व्यास निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं इनका जो डिवाइडेशन हुआ है वो मुख्य रूप से पहले 3 प्रकार में हुआ है, उनको देखेंगे। जैसे एक आपका ये डिवाइडेशन हुआ है, एक आपका ये हुआ है। तो मुख्य रूप से ये 3 पार्ट हैं। इनके नाम सबसे पहले पूछे जाएंगे आपसे और रेंज पूछी जाएगी। तो
0 से लेकर लगभग 34 किलोमीटर के बीच का ये जो पार्ट है इसको भूपर्पटी कहा जाता है। इसको भूपर्पटी या इंग्लिश में इसको क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट कहा जाता है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है, तो आप आंसर देंगे भूपर्पटी अथवा क्रस्ट, जो लगभग पृथ्वी की सतह से यानी 0 किलोमीटर से लगभग 34 किलोमीटर अंदर तक है। अब इसको हम पहले समझें तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो सागर महासागर हैं अगर उनकी गहराई देखी जाए तो लगभग 4-5 किलोमीटर है, और चूँकि ये जो कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, ये महाद्वीप भी उस समुद्र तल से लगभग 30-35 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं। तो ये वाला जो एवरेज एरिया है उसको हमने 0 से लेकर लगभग 34 किलोमीटर का बीच का क्षेत्र का है, जो हमारा भूपर्पटी कहलाता है। अब हमने जो ये डिवाइडेशन किया है तो ये आप 34 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, 2900 किलोमीटर का जो क्षेत्र है इसको मेंटल कहा जाता है, मेंटल कहा जाता है। और आपका जो 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर का जो ये एरिया दिख रहा है इसको हम क्रोड कहते हैं, क्रोड कहते हैं, या इंग्लिश में इसको कोर भी कहते हैं। तो आपको ये 3 नाम याद रखने हैं। 3 डिवाइडेशन मुख्य रूप से हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। 0 से लेकर 34 या 35 किलोमीटर के बीच का क्षेत्र भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है। 34 से लेकर 2900 किलोमीटर के बीच का क्षेत्र मेंटल कहा जाता है, और 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर का बीच का क्षेत्र क्रोड या कोर कहलाता है। इनको कुछ और नामों से जानते हैं, जैसे जो भूपर्पटी है इसको स्याल भी कहते हैं, इसको स्याल कहते हैं। मेंटल को सीमा भी कहते हैं, इसको सीमा नाम से भी जानते हैं। और क्रोड वाला जो क्षेत्र है इसको नीफे भी कहते हैं, नीफे भी कहते हैं। इनका मतलब समझें, SI का मतलब है सिलिकॉन और Al का मतलब है एल्युमिनियम। अर्थात ये जो भूपर्पटी वाला क्षेत्र है इसमें सबसे अधिक मात्रा अगर पूछी जाए किसकी पाई जाती है तो आप आंसर देंगे सिलिकॉन और एल्युमिनियम की। इस कारण इस क्षेत्र को स्याल के नाम से जाना जाता है। दूसरे क्षेत्र की बात करें मेंटल की, तो मेंटल को सीमा कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में होती है, इसलिए इस क्षेत्र को सीमा भी कहा जाता है। बात करते हैं क्रोड क्षेत्र की, कोर क्षेत्र की, इसको नीफे कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में निकिल और फेरस, जिसको लोहा कहते हैं, इसकी मात्रा सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो हमने देखा कि 3 परतों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, जिनमें तत्वों के अनुसार कुछ डिवाइडेशन किया गया। जैसे ऊपर वाले को स्याल, इसको सीमा और इसको नीफे कहते हैं। अब हम कुछ चीज़ें और देखते हैं। अब इन 3 में से कुछ और डिवाइडेशन किए गए, उनको देखते हैं। भूपर्पटी को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, और आपका मेंटल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया, और क्रोड को भी 2 भागों में विभाजित किया गया। अब हम देखते हैं जो आपका 34 से लेकर लगभग 700 किलोमीटर के बीच का क्षेत्र है, और इधर 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर के भी जो बीच का क्षेत्र है, इनको भी डिवाइड कर दिया गया। अब इनमें हम देखते हैं क्या क्या नाम दिया गया। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये आपका ऊपरी क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट या ऊपरी भूपर्पटी है, भूपर्पटी। और ये वाला आपका निचला भूपर्पटी है, निचला भूपर्पटी है। तो आपके ऊपरी और निचले में सबका डिवाइड किया गया। ऐसे ये आपका ऊपरी मेंटल है, ऊपरी मेंटल, और ये आपका निचला मेंटल है, निचला मेंटल। इसी प्रकार क्रोड के भी 2 भाग किए गए। ये आपका बाह्य कोर है, बाह्य कोर, और ये आपका आंतरिक कोर है, आंतरिक कोर। तो मैंने देखा कि सबसे पहले तो 3 भागों में बांटा गया। अब उन 3 में से
फिर एक एक पार्ट कर दिया गया, तो कुल मिलाकर आपको दिख रहे होंगे 6 पार्ट हो गए। 1 2 3 4 5 6। याद करना बिल्कुल सिंपल है। ये आपका ऊपरी और निचले में बांट दिया गया। ऊपरी और निचले में भूपरपट्टी को बांटा गया, ऊपरी मेंटल निचले मेंटल को बांट दिया गया, और ऐसे ही आपका ऊपरी कोर और निचला कोर में बांट दिया गया, जिसको हम बाह्य कोर और आंतरिक कोर भी कह सकते हैं। अब ये जब ये बंटवारा किया गया तो ये वाली जो लाइन है, जो सीमाएं हैं, इनके कुछ नाम दिए गए हैं। उन नामों से क्वेश्चन बनेंगे, तो वो आप देखें, उन नामों से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऊपरी भूपरपट्टी और निचली भूपरपट्टी को अलग करने वाली जो सीमा रेखा है, उसको किस नाम से जानते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं? तो आप आंसर देंगे कॉनरॉड असंबंधता। असंबंधता कहते हैं डिसकंटिन्यूटी को। डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है असतता, यानी किसी क्रम का जारी ना रहना। अगर कोई क्रम जारी रहता है, एक जैसी अगर कोई चीज़ चलती रहती है, तो वो कंटिन्यूटी कहलाती है, और जब कहीं जाकर चेंजिंग आ जाती है तो वही हमारी डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। तो पृथ्वी के अंदर आप जैसे जैसे नीचे को बढ़ते जाओगे, वैसे ही वैसे चेंजेस आते जाते हैं, परिवर्तन होते जाते हैं। इसके अनुसार इसको असंबंधता में जोड़ा गया है। यानी जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो लाइन है, जो ऊपरी भूपरपट्टी और निचले भूपरपट्टी को अलग कर रहा है, उसको कॉनरॉड असंबंधता कहा गया। उसके बाद जो निचला भूपरपट्टी, इसको निचला भूपरपट्टी कहेंगे या निचला क्रस्ट कहेंगे। निचला भूपरपट्टी और ऊपरी मेंटल को अलग करने वाली जो ये लाइन है, इसको कहा गया, इसको मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा गया या मोहो असंबंधता कहा गया। तो आप इनके नाम जरूर याद कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है कि कॉनरॉड असंबंधता किन दो को अलग करती है, तो आप आंसर में डला होगा ऊपरी भूपरपट्टी और निचला भूपरपट्टी। अब आगे देखते हैं कि जो ऊपरी मेंटल है और निचला मेंटल है, इसको अलग करने वाली जो रेखा है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो आप आंसर देंगे रेपटी डिसकंटिन्यूटी या रेपटी असंबंधता। ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाह्य कोर और निचले मेंटल को अलग करने वाली जो रेखा होती है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो आप आंसर देंगे गुटेनबर्ग बिसार्ट। इसका नाम है गुटेनबर्ग बिसार्ट असंबंधता। और एक लास्ट में बचता है कि आंतरिक कोर और बाह्य कोर को अलग करने वाली जो लाइन होती है, जो सीमा होती है, उसको क्या कहते हैं? तो आप आंसर देंगे लेहमैन असंबंधता। तो एक बार हम फिर देख सकते हैं कि सबसे पहले तो 3 पार्ट में विभाजित किया था, उसके बाद 3 के अंदर भी एक एक पार्ट बनाए गए। तो जो पार्ट बनाए गए वो आपके अलग करने वाली सीमा रेखाओं से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऊपरी भूपरपट्टी और निचला भूपरपट्टी को अलग करने वाला कॉनरॉड असंबंधता, निचला भूपरपट्टी और ऊपरी मेंटल को अलग करने वाली लाइन मोह असंबंधता, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल को अलग करने वाली लाइन रेपटी असंबंधता। ऐसे ही निचला मेंटल और बाह्य कोर को अलग करने वाली जो सीमा रेखा है, उसको गुटेनबर्ग बिसार्ट असंबंधता, और बाह्य कोर और आंतरिक कोर को अलग करने वाली जो सीमा रेखा है, उसको लेहमैन असंबंधता कहा गया। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब और कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे बात हम करते हैं इन चीज़ों की, ताप, दाब और घनत्व। अगर टेम्परेचर की बात करें तो पृथ्वी से आप गहराई में जितना ही बढ़ते जाओगे तो आपका टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। किस रेशियो में बढ़ता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि जब आप गहराई में जाओगे, बात हम ताप की कर रहे हैं, जब आप गहराई में जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। उसके लिए मैंने प्लस चिन्ह लगाया। टेम्परेचर बढ़ेगा नीचे जाने पर, किस रेशियो में बढ़ेगा? 32 मीटर आप अगर नीचे जाओगे तो लगभग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा।
लेकिन ये वाला जो क्रम है वो पूरी पृथ्वी के लिए लागू नहीं होता, थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन आपको ये आंकड़ा याद रखना है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि 32 मीटर आप गहराई में जाओगे तो लगभग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और इस तरह से जो केंद्र है, केंद्र पर जाते जाते सबसे अधिक टेम्परेचर हो जाएगा जो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के समथिंग है। आप सोच सकते हैं, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ है, गर्म चीज़ है, तो जब वो ठंडी होगी तो सबसे पहले ऊपर उसका पृष्ठ ठंडा होता है, फिर उसके बाद अंदर ठंडी होती है। वही कंडीशन अपनी पृथ्वी की है, क्योंकि पृथ्वी भी एक तरह की आग के गोला जैसी थी शुरुआत में। धीरे धीरे ये ठंडी होकर रहने लायक हुई, लेकिन अभी इसका ऊपरी भाग तो थोड़ा ठंडा है, लेकिन आपका जो अंदर आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगी तो अंदर आपका इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा लावा भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा तत्व भरे हुए हैं जिनको हम देखेंगे। तो मैंने टेम्परेचर की बात कर ली, तो टेम्परेचर से क्लियर हो गया कि आप पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाते जाओगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। सबसे अधिक टेम्परेचर पृथ्वी के केंद्र पर होगा जो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होगा। और नीचे वाला जो रेशियो है वो आप ये याद रखोगे कि 32 मीटर नीचे जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं दाब को। बात करें प्रेशर की, ताप को मैंने देख लिया। दाब की अगर बात करें तो दाब भी आपका नीचे जाने पर बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि अगर पृथ्वी के अंदर हम नीचे की तरफ जाएं तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप आंसर दोगे दाब बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं घनत्व से। यहाँ से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। घनत्व की बात करें तो घनत्व भी आपका पृथ्वी के नीचे जाने पर धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है और घनत्व से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं घनत्व की। तो भूपर्पटी की अगर बात करें तो भूपर्पटी वाले क्षेत्र पर जो घनत्व होता है वो लगभग 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इतना लगभग घनत्व होता है। बात करें केंद्र की तो पृथ्वी के केंद्र पर 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब लगभग आपका इतना घनत्व होगा। और बात करें जो बीच का पार्ट है या एवरेज पृथ्वी का अगर औसत घनत्व पूछा जाए तो वो लगभग 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है। पूछा जाता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, औसत घनत्व कितना है, तो आपको आंसर देना है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से भी मैंने देखा कि सबसे ऊपर या पृष्ठ की बात करें तो घनत्व सबसे कम है। जैसे जैसे आप अंदर पृथ्वी में बढ़ते जाओगे, नीचे की तरफ बढ़ते जाओगे तो आपका घनत्व बढ़ता जाता है। और सबसे अधिक जो घनत्व है वो आपका क्रोड का है या केंद्र का है जो लगभग 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो मैंने ताप, दाब और घनत्व को देखा। अब इन दो चीज़ को देखते हैं कि ज्वालामुखी और भूकंप की जो घटनाएं हैं वो कहाँ से इस भाग में घटती हैं। तो एक पार्ट है ऊपरी ही मेंटल में है। जो ऊपरी मेंटल है उसी में एक पार्ट है ये वाला। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है जो 34 किलोमीटर से लगभग 200 किलोमीटर के बीच का क्षेत्र है, इसको नाम दिया गया है दुर्बल मंडल या दुर्बलता मंडल। इसको कहा गया है दुर्बलता मंडल। ये वाला जो पार्ट है इसमें आपकी पृथ्वी की जो प्लेट्स हैं वो उपस्थित हैं। पृथ्वी की प्लेट्स इसी में उपस्थित हैं और जब वो प्लेट में अगर कोई घटना घटती है या हलचल होती है तो वहीं से आपकी कुछ क्रियाएं होती हैं जिनमें मुख्य रूप से ज्वालामुखी है, भूकंप का आना है। तो ये सब आपके इसी जगह से आते हैं। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो आपका केंद्र का भाग है उसमें अगर देखा जाए तो ये सबसे ठोस भाग है आपका। पृथ्वी के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ठोस पार्ट आपका ये क्रोड वाला पार्ट ही है, क्योंकि इसका टेम्परेचर भी अधिक है। टेम्परेचर अधिक होने के कारण इसके अणु आपस में बहुत तेज़ी से चिपके हुए हैं और चूँकि यहाँ पर लोहे की भी मात्रा सबसे अधिक है तो ये आपका सबसे ठोस पार्ट हुआ। तो मैंने इन पांचों चीज़ों को भी देखा। अब कुछ क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट बनते हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से होंगे। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप आंसर देंगे O2।
आप आंसर देंगे O2। ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है जो 46.8% के लगभग पाई जाती है अगर आंकड़ा पूछा जाए तो। ध्यान रखेंगे ये वायुमंडल वाली ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही है। वायुमंडल में तो ऑक्सीजन की मात्रा 21% पाई जा रही थी, लेकिन यहाँ बात हो रही है पृथ्वी की आंतरिक संरचना चैप्टर में जो आपका भूपर्पटी है, भूपर्पटी वाला हिस्सा है, उसकी बात हो रही है। तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 46.8% है। अब अगर बात करते हैं इसके बाद पृथ्वी के अंदर कौन सा सबसे अधिक तत्व पाया जाता है, तो वो दूसरे नंबर का है सिलिकॉन। बात करें भूपर्पटी पर या पृथ्वी पर, दूसरे नंबर का है सिलिकॉन, जिसकी मात्रा 27.7% पाई जाती है। यानी सिलिकॉन की मात्रा 27.7 है, ऑक्सीजन की मात्रा 46.8% है, और तीसरे नंबर पर आपको याद रखना है एल्युमिनियम को, Al को, जिसकी मात्रा 8.1% है। तो तीनों ही मात्राएं आप याद रखें। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूपर्पटी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप आंसर देंगे ऑक्सीजन 46.8%। दूसरे नंबर पर कौन भूपर्पटी पर है, तो सिलिकॉन 27.7%, और एल्युमिनियम की मात्रा अगर भूपर्पटी पर पूछी जाए तो लगभग 8.1%। अगर लोहे की मात्रा पूछी जाए, फेरस की मात्रा पूछी जाए कि भूपर्पटी पर कितनी है, तो आप आंसर देंगे कि जो लोहा है वो भूपर्पटी पर लगभग 5% पाया जाता है। ये तो क्वेश्चन हो गया आपका भूपर्पटी से संबंधित। एक टाइप का क्वेश्चन और बनेगा कि पूरी ही पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, अगर उसमें देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाएगा। ये मैंने अभी भूपर्पटी के देखे। अब पूरी पृथ्वी की अगर अंदर की बात करें, आंतरिक संरचना की बात करें, तो उसमें सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व होगा वो आपका लोहा है। सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है, जिसका प्रतिशत लगभग 35% है। तो सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है आपका पृथ्वी के आंतरिक संरचना में, तो वो है आपका लोहा, जो लगभग 35% है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन है, जिसका प्रतिशत लगभग 30% है। अभी ये बात भूपर्पटी की थी, तब तो 46.8% था, लेकिन अगर पूरी आंतरिक संरचना में अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो वो लगभग 30% है, जो दूसरे नंबर पर आता है। सबसे अधिक लोहा, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन जिसका मात्रा 30% है, और आपका तीसरे नंबर पर आता है सिलिकॉन। तीसरे नंबर पर आता है आपका सिलिकॉन, जिसकी मात्रा लगभग 15% है। चौथे नंबर की अगर बात करें तो मैग्नीशियम आता है, जो लगभग 13% इसकी मात्रा है। तो हमने इस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देखा, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे उन सभी को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे अगले आने वाला जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिल सके। धन्यवाद।